आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके प्रशासनिक सेवा प्रशासनिक का जो आपका सब्जेक्ट है यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उस सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ, BPAC पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सब्जेक्ट है 132 बैचलर्स डिग्री के लिए, बैचलर्स डिग्री वालों के लिए अब मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जो है आपका पहला आज का पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में, जिसमें हमें कौटिल्य के बारे में जानना है क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट है। और इसमें कौटिल्य के बारे में, फिर हम गांधी जी के बारे में, फिर और बहुत सारे जैसे विचारक हैं उनके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे मेन फोकस जो होता है ना, वो कौटिल्य के बारे में होता है। तो इन पूरा वीडियो आप देखिए और अब जानेंगे कैसे मेरे लेक्चर्स वीडियो आते हैं और वो कितने अच्छे हैं या फिर बुरे। उसके बाद आप कमेंट करके बताइए। तो ये आपके लिए यूज़फुल है, यूज़फुल चैनल है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और जी हाँ, रेडी हो जाइए बेफिक्र से 3 साल का पूरा कोर्स करने के लिए मेरे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं जैसे हम कि कौटिल्य और अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में कि आखिर कौटिल्य के ऐसे क्या सूत्र थे, ऐसे क्या फॉर्मूलाज थे जो कौटिल्य को अर्थशास्त्र का महाज्ञाता माना जाता है और अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उनकी क्या ऐसी विशेषताएं थी उनकी बातों में या फिर उनके विचार में जो एक राज्य को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए उपयोगी थी और जो आज तक नींव बनी हुई है अर्थशास्त्र की। चलिए इस सारी बातों को जानने के लिए हम कौटिल्य का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन है कि कौटिल्य कौन थे और कौटिल्य को किन किन नामों से जाना जाता था। तो देखिए, कौटिल्य जो किसके समय के माने जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य जब 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का जो उनका समय था, उस समय को मानते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य था उस समय ये वहाँ के राजनीतिक गुरु थे। वो वहाँ के राजनीतिक गुरु थे, महामंत्री का इनको पद प्राप्त था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो उनके राजनीतिक गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट, अशोक सम्राट को बनाने में इनका काफी हाथ रहा और इन्होंने ही उनको बनाया था क्योंकि उनकी रणनीति इतनी अच्छी थी। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इनके पास ना राजनीतिक शास्त्र से लेके अर्थशास्त्र, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेके साइकोलॉजी और रक्षा अध्ययन तक और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में इनका जो काफ़ी ध्यान आकर्षित किया और इनको इनके पास इन सारे विषयों की अच्छी खासी रुचि थी और इनके पास उस सारे विषयों का ज्ञान भी था। उन्होंने इस महान अर्थशास्त्र शोध की रचना इसी बेसिस पे करना शुरू की, एक राजतंत्र को कैसे संभाले। राजतंत्र था और शासकों की अपेक्षा की जाती थी कि केवल वो अपने प्रदेशों की रक्षा न करे बल्कि युद्ध करके, विजय प्राप्त करके अपने शासन को, अपने राज्य को संभाले और एक अच्छा शासक बन के दिखाए। तो उन्होंने अर्थशास्त्र का इन्वेंशन यहाँ से किया, डिस्कवरी की, उन्होंने अर्थशास्त्र को बनाया। अर्थशास्त्र को बनाने का उनका तात्पर्य और उनका रीज़न यही था कि द मेन रीज़न बिहाइंड द इकोनॉमी, कि वो एक साम्राज्य को इकोनॉमी, अब देखिए इकोनॉमी का बेस सिर्फ यहाँ पे ये नहीं होता कि आप जो एक देश को कैसे इसका सिर्फ आप फाइनेंशियल चीज़ पे जाओ। इकोनॉमी हो गई यानी हर एक तरीके से अर्थशास्त्र, जब अर्थशास्त्र बन जाता है यानी हर एक अर्थ से रिलेटेड हर एक चीज़ से, चाहे वो राजा की शक्तियाँ हो, यानी मेन चीज़ है कि हर एक पावर को कैसे डिवाइड करें, कैसे रूल करें, हाउ टू रूल, कैसे हम रूल करें, यही अर्थशास्त्र हमें सिखाता है। चलिए अब अर्थशास्त्र के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि जहाँ तक कि अर्थशास्त्र की बनावट की बात है, इसमें लगभग ना 6000 सूत्र दिए हुए हैं। कितने सूत्र दिए हुए हैं? 6000 सूत्र दिए हुए हैं, जिनको 15 पुस्तकों में डिवाइड किया गया है, 15 बुक्स पे डिवाइड किया गया है। 150, 150 और 180 भागों या खंडों में विभाजित किया गया, डिवाइडेड किया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि 6000 फॉर्मूलाज थे और उनको 15 बुक्स पे डिवाइड किया गया, तब एक इकोनॉमी की पूरी सारी किताब बनी। उसमें ये बताया गया कि कैसे शासन करें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थे। अब हम चलते हैं कि कौटिल्य के लोक प्रशासन के सिद्धांत। ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि कौटिल्य का लोक प्रशासन का सिद्धांत क्या है। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं इसे आज सिर्फ 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगी, 3 फॉर्मूलाज
जो उन्होंने थ्योरीज दी हैं उनके बारे में। चलिए, पहले उन्होंने इनको कौटिल्य के द्वारा जो सिद्धांत को देने, उनको सिद्धांत को विस्तृत यानी अच्छे से तो समझने के लिए उन्होंने उसको मेन टॉपिक पर डिवाइड किया। जैसे कि फर्स्ट है उनका लॉ कि डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य का विभाजन। उन्होंने सबसे पहले कहा कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। अब डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करना है और उसका क्या इंपॉर्टेंट, उसको शॉर्ट में हम बताते हैं, शॉर्ट में जानते हैं। देखिए, कार्य का विभाजन यानी जो भी काम है सबका अलग अलग होना चाहिए। कौटिल्य जी के सिद्धांत के अनुसार है कि उन्होंने 34 विभागों में यानी 24 अलग अलग डिवीजन बनाए हर एक वर्क के लिए, हर एक काम के लिए, और सबको अलग अलग मिनिस्ट्री दी। जैसे मिनिस्ट्री का जो सिस्टम था ना, वो उन्होंने ही बनाया कि अपने सारे काम जितने भी राज्य के हैं उसको सारे को आप डिवाइड करो और सबके अलग अलग सबको उसका पद दे दो। देखिए, हायरार्ची के अनुसार यानी पदानुसार अर्थशास्त्र में प्रशासनिक ढांचा एक नौकरशाही प्रकार के प्रशासन का वर्णन करता है। यानी सब एक दूसरे के अंदर काम करते हैं। राजा के नीचे मंत्री, महामंत्री, महामंत्री के नीचे मंत्री, उसके साथ बहुत सारे जो है लोग आते जाते हैं और सारे जो पद है वो सारे आते हैं। तो एक नौकरशाही तरह का ही है और जिसका एक ही मालिक होता था, वो है राजा। अब डिवीजन ऑफ वर्क उन्होंने सबसे पहले करवा दिया ताकि हर एक व्यक्ति को कार्य उसका अच्छे से करना हो और वो करे, और ये कार्य उसकी योग्यता के अनुसार दिया गया और कोई चीज़ को देख के नहीं, यानी जिसकी जैसी एबिलिटी थी उसको ऐसे ही काम दिया गया। फर्स्ट। दूसरा है यूनिटी ऑफ कमांड यानी निर्देशों में एकता। यूनिटी ऑफ कमांड, पूरे साम्राज्य का कर्मचारी केवल एक सत्ता से निर्देश दे सकता था, यानी ऑर्डर देने का हक, राइट टू ऑर्डर, सिर्फ एक ही को था, जो है उसका एम्पायरर यानी शासक राजा। इसके अलावा कोई और ऑर्डर नहीं दे सकता। हाँ, राजा का जो ऑर्डर था वो उसके थ्रू पहुंचाया जाता था। कौटिल्य ने इस चीज से ये बताया कि राजा की शक्ति कैसे थी और राजा क्या कर सकता था। वो हर एक चीज का मालिक है, बाकी सारे उसके ऑर्डर से को फॉलो करके और काम करते थे। तो अर्थशास्त्र या पूरी अर्थशास्त्र को चलाने के लिए, पूरे राज्य को चलाने के लिए ये इनकी सारी नीति थी। तीसरा नीति जो हम तीसरी, सेंट्रलाइजेशन। देखिए, सेंट्रलाइजेशन करना बहुत ही मेन इनकी एक चाणक्य नीति जिसको हम कह लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था कि सेंट्रलाइजेशन। अब हम समझते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होता क्या है। सेंट्रलाइजेशन, उन्होंने 3 शक्तियों का डिवीजन किया। जैसे एक राज्य में 3 शक्तियों में उन्होंने सेंट्रलाइजेशन को बांटा, यानी विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका राज के पद में निहित थी। केंद्रीकरण वास्तव में प्रशासन का एक संगठनकारी सिद्धांत था, यानी एक सबको ऑर्गेनाइज करना, यानी सबको कलेक्टिव एक तरीका था कि सबको एक जगह करके रखना और सबका पावर सिर्फ राजा के हाथ पे देना। परंतु केंद्र द्वारा निर्मित नीतियां और निर्णय के कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर प्रशासन का संगठन भी केंद्र की सूक्ष्म निगरानी में किया जाता था। यानी देखिए, सबसे पहले इसमें आपको बताते हैं कि जब सेंट्रलाइजेशन किया गया ना, हर एक चीज का सेंट्रलाइजेशन किया गया, यानी हक सिर्फ वहां पे है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों में डिवाइड किया गया। जब तीनों में डिवाइड किया गया तो हर एक चीज का अलग अलग उत्तरदायित्व था कि काम करना है किसको, क्या करना है, न्याय करना है तो किसको, सारी चीज उसके नीचे बहुत सारे लोग आते थे और जो वो सारे निगरानी रखते थे कि कहाँ कौन सा काम सही से हो रहा है कि नहीं। अब देखिए, पूरे सेंट्रलाइजेशन करने का एक तात्पर्य ये था कि कंट्रोल सिर्फ राजा के हाथ में होना चाहिए था, और वो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस अभी भी हमारे देश पे और हर एक देश की बुनियाद जैसी बन चुकी है। स्पेशली हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें तो उस पर हम पाते हैं कि सेंट्रलाइजेशन है एक राज्य सरकार के अधीन, और बहुत ऐसी चीज है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, केंद्र सरकार पे उनका पूरा का पूरा हक है। तो यही हुई कि अपनी हाथों से सत्ता और अपनी शक्ति को बनाए रखना, सेंट्रलाइजेशन। तो ये आप सोच सकते हो कि किस तरह से कौटिल्य ने कितनी चतुराई से और कैसे कैसे सिद्धांत दिए हैं, जो सिद्धांत हम अभी भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं और एक बुनियादी ढांचा है किसी भी राज्य को चलाने के लिए। तो ये सारी उन्होंने देख की और इस पे बहुत सारे ऐसे काम आते थे, प्रशासनिक काम हर एक चीज़ के लिए। अब ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में जानते हैं कि ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी है क्या। सत्ता
उत्तरदायित्व। सत्ता कौन था? सत्ता, ऑथोरिटी यानी हक किसके पास है? तो सिर्फ राजा के पास, और वही चलाता था। सत्ता और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। अब सत्ता आप चला रहे हो, जिम्मेदारी भी आपकी है। जैसे हम अभी कहते हैं कि कुछ पूरे देश में अगर कुछ कहीं कुछ हो जाए तो डायरेक्ट उस देश के प्रथम जो संभालने वाला है उसको जाता है, ना कि पूरे सिस्टम का दोष होता है। जवाबदेही जो मेन होता है, जैसे राजा किसी राज्य का मेन है, तो सिर्फ उसी की जवाबदेही है कि पूरे राज्य में जो भी हुआ, अच्छा हुआ तो भी बड़ाई उसकी होगी, बुरा हुआ तो बुराई उसकी ही होगी। यानी सबका उत्तरदायित्व सिर्फ एक के ऊपर आ जाता है। सत्ता और उत्तरदायित्व कहते नहीं है, जितनी बड़ी सत्ता, जितनी बड़ी शक्ति, उतना बड़ा उत्तरदायित्व आ जाता है। उत्तरदायित्व का पहलू कि अगर और एक राजा को उन्होंने ये बताया कि खुशहाली के लिए उसे जिम्मेदार बनाएगी तो सारे दुख के लिए भी जिम्मेदार बनाएगी। इसलिए उनका कहना था कि आप सत्ता, जिससे वो राज ये कहते थे कि अपना सत्ता को आप अच्छे से चलाने के लिए सारा कंट्रोल आप खुद पे लीजिए, लेकिन हाँ, समय समय पे अगर कुछ बुराई होगी तो उस चीज़ की जिम्मेवारी भी आपको लेनी पड़ेगी। अगले सिद्धांत की बात करें तो उन्होंने अगला जो सिद्धांत दिया था वो कुछ इस तरह है कि व्यक्ति की तुलना में संगठनात्मक हितों की अग्रता। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और बहुत सारे और इसमें सिद्धांत हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि बस 5 से 7 मिनट में आपको निचोड़ मिल जाए किसी चीज़ का, समराइज मिल जाए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया ये लेक्चर वीडियो, तो फिर आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठ के पूरा पेपर करके आओगे। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।